हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, बनता है जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस और डेली करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को होती है, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे देखने को मिले, कल वर्क की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी को जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जोड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग जो है हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजापुर को, अहमदनगर को, गोलकुंडा को या बरार को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वर्ष 1687 में औरंगजेब ने अंतिम दक्कनी राज्य गोलकुंडा पर आक्रमण किया, जहां कुतुब शाही राजवंश का शासन था। युद्ध में असफल होने के पश्चात जो है कूटनीति के सहारे जो है औरंगजेब ने विजय प्राप्त की और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किसे जो कोमल काष्ठ का भंडारगिरी कहा जाता है? बताइए, कोमल काष्ठ का भंडारगिरी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक को जो है कोमल काष्ठ का भंडारगिरी कहा जाता है। कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में सॉफ्ट वुड उद्योग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। अगला आपका 53 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। लोथल और चौहनदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? लोथल और चौहनदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा मन का उत्पादन। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। मन का अर्थ होता है मणि का, ठीक है। क्लियर सर को, इसका अर्थ होता है दाने जिन्हें पिरोकर माला बनाई जाती है, ठीक है। मल का उत्पादन। अगला क्वेश्चन आपका साथी है 54 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स का दृष्टिकोण है? बताइए, आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स का दृष्टिकोण है? तो किन्स का दृष्टिकोण आपका जो है तुलनात्मक स्थैतिक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स का दृष्टिकोण तुलनात्मक स्थैतिक था। यह एक संतुलन स्थिति से दूसरे संतुलन स्थिति में परिवर्तन है। इस तरह के विश्लेषण में दिए गए मापदंडों में परिवर्तन के लिए एक प्रणाली की प्रतिक्रिया की जांच की जाती है, ठीक है। अगला आपका 55वां 55, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर कौन? राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया? बताइए, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महिपाल प्रथम को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। राजेंद्र चोल प्रथम एक प्रतापी चोल शासक था जिसने बिहार व बंगाल के पाल वंश के राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया था, ठीक है। अगला है आपका 56 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। लेनिन ग्राड पत्तन निम्न में से कहाँ स्थित है? बताइए, लेनिन ग्राड पत्तन जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है साथियों रूस में। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेनिन ग्राड पत्तन या सेंट जो है पीटर्सबर्ग मॉस्को के बाद रूस का सबसे दूसरा ज्यादा आबादी वाला नगर है, ठीक है। इसकी स्थापना 1703 ईस्वी में रूस के राजा पीटर महान ने की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57 मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल क्या होता है? बताइए, मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिएगा आपका राइट आंसर होगा। मांग वक्र ऋणात्मक ढाल निम्नलिखित कारणों से होता है: प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, आय प्रभाव के कारण, कीमत प्रभाव के कारण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 58 नंबर, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? तो पुनर्विवाह एक्ट आपका पास हुआ था 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से लॉर्ड डलहौजी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था तथा विधवा विवाह को वैध घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए 59 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। लूट प्रणाली किस देश में सर्वाधिक प्रचलित? बताइए, लूट प्रणाली जो है किस देश में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आपके प्रसिद्ध साथियों आपकी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है, ठीक है। लूट प्रणाली वर्ष 1829 में अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन द्वारा लागू की गई थी। लूट प्रथा का अर्थ है जो राजनीतिक दल सत्ता में आता है वह अपने समर्थकों को पद देता है, वह पूर्व नियुक्त कार्मिकों को जो है हटा देता है, ठीक है। इसे हायरिंग व फायरिंग प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली अमेरिका में अधिक प्रचलित है।
चलिए 60 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 60 पे राइट आंसर होगा मातृ स्थानीय, पितृ स्थानीय तथा नव स्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एस.सी. दुबे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। एस.सी. दुबे ने स्थान के आधार पर परिवार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। पितृ स्थानीय परिवार यानी कि परिवार के सभी सदस्य पिता अथवा पुरुष के निवास स्थान पर रहते हैं। ठीक है, मातृ स्थानीय परिवार यानी कि परिवार के सभी सदस्य माता अथवा स्त्री के निवास स्थान पर रहते हैं। और नव स्थानीय परिवार जो होता है, परिवार के सभी सदस्य न तो पिता के स्थान पर निवास करते हैं और न ही माता के, बल्कि सभी सदस्य जो है नए स्थान पर निवास करते हैं। ठीक है, बसते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 61 नंबर बताइएगा आंसर होगा पैबाकी शब्द से क्या तात्पर्य था? तो पैबाकी शब्द से तात्पर्य था आपका भूमि। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर पैबाकी या पायबाकी उस जागीर वाली भूमि को कहा जाता था जिसे पुराने जागीरदार से दंड स्वरूप लेकर नए मनसबदार को आवंटित करने के लिए सुरक्षित रख लिया जाता था। ठीक है, इसकी व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती थी। चलिए अगला है आपका 62 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जे.आर. विक्स ने। ऑप्शन जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जे.आर. चाइल्ड्स। ठीक है, हाँ, वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री सर जॉन रिचर्ड्स द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में इस पुस्तक ने जो है सामान्य संतुलन व मूल्य सिद्धांत का जो है काफी विस्तार किया था। अगला आपका साथी 63 नंबर बताइएगा राइट आंसर का वैदेशिक नीति यानी कि वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है या किसने कहा है? बताइए, वैदेशिक नीति जो है वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है या किसने कहा है? तो यह कहा था साथियों आपका जे.आर. चाइल्ड्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर जे.आर. चाइल्ड्स के अनुसार जो वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है। विदेशी नीति का अर्थ है एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों से अपने संबंधों के स्वरूप स्थिर करने के निर्णय का कार्यान्वयन है। ठीक है, अगला आपका साथी 64 में बताइएगा राइट आंसर होगा कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की लेखिका आपके रजनी कोठारी हैं। यह पुस्तक जो है पारंपरिक समाज व आधुनिक राजनीति के बीच प्रचलित विभाजन को अस्वीकार करते हुए किसी समुदाय व क्षेत्रीय व्यवस्था में उनकी अंतःक्रिया की जांच करती है। ठीक है, चलिए 62 नंबर है उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया है? बताइए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं। ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप विकास के परिणाम स्वरूप जो है नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? यह कथन दिया था साथियों आपका हरलॉक ने। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। चलिए अगला आपका 66 नंबर बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा विषय जो समवर्ती सूची में नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, फौजदारी कानून विवाह तथा विवाह विच्छेद और आर्थिक व सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची के विषय हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 67 नंबर बताइएगा क्या होगा अंतर्दृष्टि यानी कि सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहरम कोहलर ने प्रयोग किया था क्या? बताइए, तो कोहलर ने अपनी पुस्तक कौन थी? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में अंतर्दृष्टि यानी कि सूर्य सिद्धांत की व्याख्या की है। कोहलर ने अध्ययन के लिए सुल्तान नामक चिंपांजी पर अध्ययन किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, उनके अनुसार व्यक्ति सर्वप्रथम अपने आसपास की परिस्थितियों को विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है। वह संपूर्ण परिस्थितियों को समझने के पश्चात प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर बताइएगा आंसर समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह जो कथन है आपका मैकावर का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैकावर के अनुसार जो है समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। इसका आशय यह है कि समाज एक ऐसा सहयोग है जिसकी स्थापना संघर्षों से बचाव के लिए जो है की जाती है। अतः समाज के लिए सहयोग व संघर्ष समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगला आपका 69 69 में बताइएगा आंसर
होगा जब विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होती है तब संतुलन विनिमय दर क्या होती है, तब वह घटेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। जब विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होती है तब संतुलन विनिमय दर में कमी आती है। वह जब विदेशी विनिमय दर की पूर्ति में कमी आती है तब संतुलन विनिमय दर में वृद्धि होती है। ठीक है, दो देशों की मुद्राओं के विनिमय अनुपात को विदेशी विनिमय दर अथवा विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका 70 नंबर बताइएगा आंसर। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो यह आपका संबंधित था साथियों आपका राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग की पहचान करने से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका आंसर। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग की पहचान करने से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 71 नंबर उत्तर दीजिएगा आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे। ठीक है, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की कमी कम होगी, गलत है। यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी, तो यह वाला जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग में भी वृद्धि आती है। मांग का नियम है अन्य कारक स्थिर रहने पर यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, जब कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से लिखने बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर 72। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, क्या बताइए। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम क्या नहीं है, तो तर्क करना। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम निम्नलिखित है प्रति धारणा, पुनः स्मरण और पहचान। ठीक है, तो विकल्प डी जो दिया गया तर्क स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार जो स्मृति जो मानसिक शक्ति है जो पहले सीखी गई बातों को सीखने बनाए रखने की वो याद रखने में शामिल होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 73 में बताइएगा आंसर। अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य क्या है, तो यह जो है अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। 74 में बताइएगा आंसर। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती बताइए। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना जो प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नव निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल की नई संकल्पना नव निश्चयवाद प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। यह संकल्पना जो है दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जो है जाना जाता है। 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति एवं मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वर्ष 1971 में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। अगस्त 1971 में भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति एवं मैत्री के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय सोवियत मैत्री संघ भारत और सोवियत संघ के बीच हुई संधि थी जो पारस्परिक रणनीति सहयोग करने के लिए जो है की गई थी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आपकी क्लास आज की यहाँ पे जो है पूरी हो गई। कल और क्या आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी और पसंद आई तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट में अपना फीडबैक क्लास के बारे में देखिए। आपको क्लास कैसे हम आपसे मिलेगा आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।